हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्यबल में स्वागत करता हूं। तो आज हम फिर लेके आए हैं आपके लिए संपूर्ण हिंदी का मॉक टेस्ट। देखिए इस ये मॉक टेस्ट आपके आर ओ ए आर ओ यू पी एस आई यू पी टेट सी टेट सुपर टेट वीडियो जिस एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है कि पूरा वीडियो देखना और आपको अपना जो रिजल्ट है वो हमें शेयर करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक। और देखिए ये वही प्रश्न है जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। टोटल हम 20 क्वेश्चन देखेंगे, आप 20 में से कितने क्वेश्चन अटेंड करते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। पहले हम देखते हैं अवधि का जो उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ, सौरसेनी, पैशाची, अर्धमागधी या सौरसेनी अपभ्रंश। तो अगर आपने सी ऑप्शन चुना है अर्धमागधी अपभ्रंश तो बहुत ही अच्छा जवाब है आपका, राइट आंसर। देखिए अवधि क्या है, एक भाषा है। अवधि कहाँ की भाषा है, अवध की। ठीक, अवध के आसपास जैसे लखनऊ, रायबरेली, फैजाबाद, प्रतापगढ़, इसके आसपास की भाषा है अवधि। देखिए अवधि में ही रामचरितमानस की रचना की गई थी, जो कि किसके द्वारा की गई है, तुलसीदास जी द्वारा। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखेंगे। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की गई, बहुत ही बड़ा महाकाव्य है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है अतएव में कौन सी संधि है। तो इसमें कौन सी संधि ये आपको बतानी है। तो अगर आपने चुना है विसर्ग संधि तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए विसर्ग संधि कैसे होगी तो ये हम बता दें आपको। तो सी ऑप्शन अगर चुना तो आपका बिल्कुल सही होगा। कैसे होगा, अतः धन एव हो जाएगा। देखिए जहाँ पर भी ये विसर्ग लगता है वो हमेशा क्या होता है, विसर्ग संधि ही हो जाती है। अगर आपको कहीं भी ऐसे चिन्ह दिख रहे हैं तो वो हमेशा आपको आंख बंद करके विसर्ग संधि को ही प्रिपेयर करना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपके लिए एक मुहावरे है, शैतान की आंत का अर्थ क्या होता है। शैतान की आंत होना इसका मतलब क्या होता है, अत्यंत धूर्त व्यक्ति, अत्यंत नगण्य व्यक्ति या बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो शैतान की आंत का मतलब होता है बहुत लंबी वस्तु, जैसे कि द्रौपदी का चीर होता है कि कोई अंत ना हो उसका, उसी तरीके से मान सकते हैं शैतान की आंत, जिसका मतलब क्या होता है बहुत लंबी वस्तु। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा। दयानंद में कौन सी संधि है, गुण संधि, व्यंजन संधि या दीर्घ संधि। तो आपको बता दें इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। कैसे, दया धन आनंद। ठीक, दया धन आनंद। तो देखिए यहाँ पे आ और आ मिलके बड़ा आ कर देंगे। देखिए यहाँ से बड़ा आ गया और यहाँ से बड़ा आ बराबर का हो जाएगा बड़ा आ। ठीक, तो ये आपका सूत्र किस में लगता है, दीर्घ स्वर संधि में। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगर आपने सुना तो आपका एक क्वेश्चन सही माना जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एकदम सिंपल है, उपसर्ग बताना है। वियोग में कौन सा उपसर्ग। देखिए उपसर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं, हम आगे का हिस्सा हटा देते हैं और कोई एक अच्छा सेंटेंस लेते हैं। जैसे वियोग में है तो हम यहाँ से हम अगर वी हटाते हैं तो क्या हो, योग बनेगा। तो योग एक सेंटेंस है। ठीक, योग क्या है, एक सेंटेंस है। तो इसका मतलब क्या है, इसके आगे क्या लगा है, वी लगा है ना। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो वियोग में कौन सा उपसर्ग है, तो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अमन नहीं चलता है। तो इस वाक्य का भाववाच्य के रूप में कौन सा वाक्य होगा। देखिए जो अमन नहीं चलता है तो इसका आपको भाववाच्य बनाना, और आपको पता होना चाहिए भाववाच्य क्या होता है। भाववाच्य की क्रिया हमेशा क्या होगी, हमेशा और हमेशा एक वचन होगी और पुल्लिंग होगी। ठीक, क्या होगी, पुल्लिंग होगी और लगभग नकारात्मक का बोध होगा, और जो संज्ञा होगा वो क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। जो आपका पुरुषवाचक होगा वो थर्ड पर्सन होगा। देखिए चलिए अब देखते इसमें क्या होगा, नहीं वाला होना चाहिए। तो देखिए नहीं वाले दो ऑप्शन हमारे पास ये है और ये है। ठीक, तो इनको हम काट ही देते हैं, इनसे कोई मतलब ही नहीं होगा। ठीक, अब देखिए अमन से चला नहीं जाता, बिल्कुल सही है ऑप्शन से। देखिए क्रिया क्या है, एक वचन है। ठीक, और पुल्लिंग है। ठीक, अमन से चला नहीं जाता तो ये बिल्कुल सही है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या होगा, भाववाच्य, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन, ढूंढाड़ी बोली किसे कहते हैं। तो ढूंढाड़ी बोली का अन्य नाम क्या है। ढूंढाड़ी बोली को हम जानते हैं क्या बोलते हैं, हम पूर्वी राजस्थानी। ठीक, पूर्वी राजस्थानी को ढूंढाड़ी बोली बोलते हैं। तो याद रखेंगे ढूंढाड़ी किसे कहते हैं, तो पूर्वी राजस्थानी को हम ढूंढाड़ी बोली बोलते हैं। तो याद रखेंगे राजस्थानी बोली के अंतर्गत ये आते हैं, राजस्थानी भाषा उपभाषा की ये बोली है। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भाषा हमारी है हिंदी बोली है उसकी 5 उपभाषा है। पहला है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आते हैं ढूंढाड़ी। ठीक, तो राजस्थानी हिंदी के
उपबोली के अंतर्गत ढूंढाड़ी हमारा आता है। टोटल 17 भाषाएं हैं, 17 बोलियां हैं हिंदी के अंतर्गत, ठीक। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत 17 बोलियां हैं, ठीक। तो याद रखेंगे चीज़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, या फिर जिन शब्दों को हम तोड़े उनके जो टूटे हुए टुकड़े उनके सभी अर्थ, सभी के अर्थ निकले। तो देखिए लेखक को अगर हम तोड़ते हैं इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, मतलब क्या हो जाएगा? ये रूढ़ हो जाएगा। अगर हम ले प्लस खक तोड़ते हैं तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पे कोई इसका दोनों में से ना ले का कोई अर्थ निकल रहा ना खक का। उसी तरह पुस्तक को भी तोड़ते हैं तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, मतलब ये क्या है? रूढ़ शब्द, योगी, सॉरी, हाँ ये क्या है? रूढ़ शब्द है, ठीक। और योगी भी तोड़ेंगे इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक। तो इसलिए ये भी रूढ़ जाएगा। विद्यालय, अब देखें विद्यालय को हम तोड़ेंगे, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, ठीक। अब देखिए यहाँ पर विद्या का भी अर्थ निकल रहा है, आलय का निकल रहा है, इसका मतलब यौगिक शब्द क्या होगा? विद्यालय। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। देखिए यौगिक शब्द याद रखेंगे, यौगिक शब्द क्या होते हैं? ये हमेशा उपसर्ग होंगे, प्रत्यय से बने शब्द होंगे, या फिर समास होंगे, ठीक, समास। तो याद रखेंगे, तो विद्यालय है ना, उपसर्ग प्रत्यय संधि समास, ये चारों चीज़ों से मिलकर बनते हैं यौगिक शब्द, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और केवल बहुब्री समास को छोड़ते हैं, बहुब्री समास के योग रूढ़ वाले में जाते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है? सोना, देखिए सोना क्या है? आपका ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया, ठीक। अब मिठास का है? ये भाववाचक है, मिठास भाववाचक संज्ञा है। सभा, देखिए सभा में क्या हो रहा है? कई लोग होंगे, समूह का एक समूह शामिल होगा, जैसे सभा, इसमें क्या है? सेना, ठीक। पुलिस, ये क्या समूह है? परिवार, ये क्या समूह है? इसमें अकेले से सभा नहीं पड़ेगी ना। तो जहाँ पे ऐसा लगे कई लोग मिलकर वो काम करेंगे तभी वो चीज़ें संपन्न होंगी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा, ठीक। तो समूहवाचक संज्ञा उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा? सभा। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, जैसे जैसे मैं घर से दूर होता गया वैसे वैसे मेरा घर बढ़ता गया, ठीक। इस वाक्य में देखिए हम एक चीज़ बता दें, वाक्य को हम जब बांटते हैं तो दो आधारों बांटते हैं, एक अर्थ के और एक रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर हम 3 भागों में इनको बांटते हैं। कौन कौन से? सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य। तो हमने सबके बारे में बताया। सरल वाक्य होता है एकदम सिंपल होता है, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, सरल वाक्य का खासियत क्या होता है? जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होगा, वही सरल वाक्य होगा ना। मिश्रित वाक्य क्या होता है? जो जुड़े होते हैं, जो कि इसलिए है ना, जैसा वैसा इस तरीके से जुड़े होते हैं। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? बीच में आपको किंतु, परंतु, अपितु, लेकिन, या, अथवा ऐसे शब्द मिल जाएंगे, वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। जैसे जैसे मैं घर से दूर होता गया वैसे वैसे मेरा डर बढ़ता गया। तो देखिए जैसे जैसे और वैसे वैसे ऐसे सेंटेंस आएंगे जो रैमी शब्द होते हैं, ठीक। तो वहाँ पर हमेशा क्या होगा? मिश्र वाक्य, ठीक। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन फिर बोली से आया है। देखिए हिंदी की टोटल कितनी उपबोलियाँ हैं, सॉरी बोलियाँ हैं? तो 17, ठीक। 17 में से देखिए ये मगही पूछ लिया गया है। मगही किस उपभाषा के? तो मगही हमको पता है किसकी? मगही, मैथिली और भोजपुरी, 3 जो बोलियां हैं वो बिहारी भाषा की है, बिहारी उपभाषा की हैं। तो हम याद रखेंगे मगही की कौन कौन सी हैं। मगही किसकी है? बिहारी के। मगही के साथ साथ मैथिली और भोजपुरी भी बिहारी भाषा के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, हम ABC करके याद कर सकते हैं। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी, ठीक। बाकी जो ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, हरियाणवी है, वो सब किसके? पश्चिमी भाषा के अंतर्गत आएंगी। और जो मालवी है, जयपुरी है, वो सब राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? केवल मुख से, या नाक और मुंह दोनों से, या केवल नाक से, या इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक का संबंध किससे होता है? अगर आपने बी ऑप्शन चुना है, नाक और मुंह दोनों से, तो बिल्कुल सही होगा। देखिए ये जो अनुनासिक होते हैं जिनको हम ऐसे लिखते हैं, ये नाक और मुंह दोनों से बोलाते हैं। अगर आप नाक और मुंह दोनों के इस्तेमाल करेंगे तभी अनुनासिक को बोल पाएंगे, ठीक। इनमें नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है, ठीक। और देखिए केवल मुंह से क्या होता है? निर्नुनासिक। जो निर्नुनासिक शब्द होते हैं वो केवल मुंह से निकलते हैं, ठीक। केवल उनमें मुंह से यूज होता है निर्नुनासिक। आपने सुना भी नहीं होगा, अगर सुना है तो अच्छी बात है, ठीक। निर्नुनासिक है ना। तो ये सेंटेंस जो होते हैं ये केवल मुंह से बोलाते हैं। और जो अनुसार होते हैं केवल और केवल नाक से। जो चंद्रबिंदु, जैसे कि जिसे हम अंक कहते हैं ना, ये क्या होता है? अयोगवाह। अंक और आहा, ये अयोगवाह था, जिसमें से अंक क्या है? आपका नाक से बोला था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रानी केत की कहानी किसकी है? जो रानी केत की कहानी है ये रचना किसकी, ये कहानी किसकी है? इंसा अल्लाह खां, रामचंद्र शुक्ल, वृंदालाल वर्मा, या दुष्यंत कुमार? तो किसकी है? इंसा अल्लाह खां की। इंसा अल्लाह खां की कहानी है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको शुद्ध शब्द को चुनना है। बर्तन किस तरह लिखा था? देखिए अक्सर ज़्यादातर लोग इसे गलत ही चूज़ करेंगे, ठीक है।
तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। आप लोग ज़्यादातर सी आप चूज़ करे होंगे, ठीक, तो ये गलत हो जाएगा आपका। बर्तन इस तरह लिखा जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो याद रखेंगे बर्तन किस तरह लिखा जाएगा, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, चरण कमल में कौन सा समास है। देखिए चरण कमल, चरण रूपी कमल है ना, चरण चरण के सदृश कमल है ना, तो जहाँ पर ऐसी चीज़ आती है इसमें उपमेय और उपमान का भेद है, ठीक, तो ये कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। देखिए कर्मधारय समास ऐसा समास है जिसमें क्या होता है कि उपमेय उपमान या फिर विशेष विशेषण का संबंध होता है, ठीक, तो याद रखेंगे इसको। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ब्राह्मी लिपि का उपयोग किसने शुरू किया सबसे पहले। देखिए हमें पता है कि ब्राह्मी लिपि बहुत पुरानी, सबसे पुरानी लिपि है ब्राह्मी लिपि, जिसी से हमारी देवनागरी लिपि भी निकली है, जिसे हम आज हम यूज करते हैं अपनी हिंदी भाषा को लिखने में, ठीक, याद रखेंगे ब्राह्मी लिपि। देखिए आलोचक तो अभी नया है, रीतिकाल अभी नया है और छायावादी काल अभी नया है, तो किसने यूज किया था ब्राह्मी लिपि का, तो वैदिक आर्यों ने। किसने, वैदिक आर्यों ने। हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन इससे पूछा था कि देवनागरी लिपि की जननी कौन है, तो ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ। अधिकतर ज़्यादातर भाषाओं का, ज़्यादातर लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से ही माना था, ठीक है। और हमने लिपि की एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सभी लिपि के बारे में हमने चर्चा की है, ब्राह्मी लिपि और नागरी लिपि, हर एक लिपि के बारे में अच्छे से बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में जाकर के, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला यह कार मेरी है, तो रेखांकित शब्द में यह कौन सा सर्वनाम है। देखिए यह कार मेरी है, तो यह क्या है, एक निश्चित बता रहा है, यह कार मेरी है, ठीक, यह कार क्या है, मेरी है। तो यहाँ पर यह क्या बता रहा है, यह एक निश्चित भाषा बता रहा है, निश्चित है ना, निश्चितता का बोध कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक, ठीक। यहाँ पे पुरुषवाचक नहीं होगा, ठीक है, पुरुषवाचक नहीं होगा। या आप लोग सोच रहे हो कि ये है वो है ना, ये से पुरुषवाचक होगा, तो पुरुषवाचक नहीं होगा। यहाँ पे निश्चितता का बोध हो रहा है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना, ठीक। पहला है बादल का अभ्र, बिल्कुल सही है। कमल का इंदिवर, इंदिवर कमल का पर्यायवाची होता है, बिल्कुल सही। रात्रि यामिनी का, बिल्कुल सही। देखिए अग्नि क्या होता, अनिल का, अनिल का नहीं होता, अग्नि के साथ में क्या होना चाहिए था, अनल, ठीक, अनल, अनल मीन्स अग्नि होता है, अनिल मीन्स क्या होता है, हवा होता है, तो यही गलत है, ठीक। अनिल मीन्स क्या होगा, हवा होगा, तो अग्नि के साथ अगर अनल होता तो बिल्कुल राइट होता, तो हमारा डी ऑप्शन का हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सही सुमेलित है, ये विलोम शब्द के लिए कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। देखिए अनुरक्ति का विरक्ति, असमय का कुसमय, ठीक है, अवसर का सुअवसर, दीर्घायु चिरायु, देखिए ये सब क्या है, ये तो बिल्कुल गलत है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा, ए, अनुरक्ति का विरक्ति, ठीक, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो हितकांक्षी का अर्थ क्या होता है, कल्याणकारी, प्रिय, सहायकारी या भलाई चाहने वाला, तो क्या हो जाएगा, भलाई चाहने वाला। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो आपने हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक, कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और आप हमें एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना अगर आपको पता है, ठीक, तो बताना आपको ब्रेल लुई दिवस कब मनाया था, ठीक, ब्रेल दिवस कब मनाया था, ब्रेल लिपि जो होता है उसका जो दिवस है वो कब मनाया था, ब्रेल दिवस, ठीक है, तो ये आपको बताना है कि किस दिन को ब्रेल दिवस के रूप में मनाया था। चलिए ये क्या है, ब्रेल लिपि होती है अंधों के पढ़ने का जो लिपि होती है ना वो होता है, ठीक, तो ब्रेल दिवस कब मनाते हैं अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।